सभी को नमस्कार। मैं कविता दुआ करनाल से पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर स्वागत करती हूँ आप सभी का 10th सिविक्स की क्लास में। आज हम लेसन सत्ता की साझेदारी का भाग 2 बनाने जा रहे हैं। पिछले भाग में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के बीच सत्ता के बंटवारे को देखा। आज हम जर्मनी का एक उदाहरण देखेंगे। एक खलील की उलझन नामक कहानी जो कि हमें बुक में दी गई है, उसके बारे में पढ़कर सत्ता की साझेदारी को समझने की कोशिश करेंगे। और उसमें एक प्रश्न दिया गया है, उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि अगर आप खलील की जगह पर होते तो आपका जवाब क्या होता। जो हम इसमें जानेंगे वो है सत्ता की साझेदारी के भारत में कौन से सबसे पहला तो हम जानेंगे सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं और भारत ने कौन से रूप अपनाए हैं। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक 5 प्रश्नों की क्विज़ आज हम इसमें रखेंगे, जिसके की जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और उससे आपको भी पता चल जाएगा कि आपको लेसन कितने ध्यान से देखा और कितना समझ में आया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेसन का भाग 2। चलिए आज हम लेसन का भाग 2 शुरू कर रहे हैं। तो देखते हैं सत्ता की साझेदारी भाग 2। तो देखिए, कल हमने बेल्जियम और श्रीलंका का उदाहरण देखा। आज हम एक उदाहरण और देखेंगे जर्मनी का। देखिए, आपको एक गाड़ी दिख रही है। चलिए पहले आप ये सुन लीजिए, उसके बाद हम गाड़ी को देखेंगे। देखिए, जर्मनी में 2 पार्टियां प्रमुख हैं, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों को ही दोनों पार्टियां एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रही हैं, मतलब कॉम्पिटिटिव रही हैं, एक दूसरे की कॉम्पिटिटर रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बीजेपी और कांग्रेस हैं, सेम वैसे ही 2005 में जब चुनाव होते हैं तो दोनों ही दलों को इतना समर्थन नहीं मिलता कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकें। तो दोनों ने गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश की। तो ये गाड़ी का उदाहरण यही शो कर रहा है। देखिए, 2 स्टीयरिंग हैं, दोनों स्टीयरिंग से गाड़ी को चलाने की कोशिश की जा रही है। कभी एक पार्टी कभी दूसरी देश को चलाने की कोशिश कर रही है। चलिए अब हम जान लेते हैं एथनिक या जातीय क्या है। देखिए, एथनिक या जातीय एक ऐसा सामाजिक विभाजन है जिसमें हर समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है। मान लीजिए जो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई सब अपनी अपनी संस्कृति को अलग मानते हैं और उसी के आधार पर समाज का विभाजन किया जाता है। किसी भी जाति समूह के सभी सदस्य मानते हैं कि उनकी उत्पत्ति समान पूर्वजों से हुई है, इसलिए उनकी शारीरिक बनावट और संस्कृति एक जैसी है। जो हिंदू हैं वो सभी मानते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति है, जो हमारे पूर्वजों से हुई है, वो पहले ही हिंदू थे। तो अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग अपनी संस्कृति को मानते हैं, इसी को हम एथनिक या जातीय कहते हैं। अगला देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों ज़रूरी है। देखिए, अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो सामाजिक समूहों के बीच में संघर्ष होगा। अगर सत्ता की साझेदारी नहीं होगी, देखिए बेल्जियम का उदाहरण हमारे सामने बहुत बढ़िया है। बेल्जियम में जर्मन, डच, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता का बंटवारा बहुत अच्छा किया। अगर ऐसा नहीं होगा तो हमेशा ही गृह युद्ध की संभावना या तनाव की स्थिति बने रहने की संभावना हो जाती है। सत्ता की साझेदारी प्रजातंत्र का आधार है, उसके विकास के लिए ज़रूरी है। श्रीलंका में का उदाहरण आपके पास है कि जहाँ पर सिंहली बहुसंख्यक थे और तमिल कम संख्या में थे, तो देश गृह युद्ध की स्थिति में फंसा। तो इसीलिए सत्ता का बंटवारा या सत्ता की साझेदारी बहुत ज़रूरी है।
चलिए अब हम एक कहानी के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी आपकी बुक में दी गई है। कहानी का नाम है खलील की उलझन। देखिए, आप सभी ने विक्रम बेताल की कहानियाँ सुनी होंगी या टीवी में देखी होंगी या किसी मैगज़ीन में भी पढ़ी हो सकती हैं। तो ऐसी ही एक कहानी आपको दी गई है, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई है कि सत्ता की साझेदारी ज़रूरी है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं कहानी क्या कहती है। देखिए, कहानी का जो पात्र है वो खलील है। खलील बैरूत में रहता है। बैरूत, ठीक है, बैरूत में रहता है जो कि लेबनान में है। लेबनान की राजधानी है बैरूत। तो जो उसके पिता हैं वो ऑर्थोडॉक्स ईसाई हैं, माता मुस्लिम है। मतलब दोनों अलग अलग धार्मिक समूहों से हैं, लेकिन उन्होंने विवाह किया हुआ है। तो वहाँ पर जो बैरूत शहर है वहाँ पर अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं। शिया मुसलमान, सुन्नी मुसलमान, ऑर्थोडॉक्स ईसाई और एक और धर्म के लोग हैं, वो हैं कैथोलिक। तो वहाँ पर जो इन समुदायों में अक्सर किसी न किसी बात पे लड़ाई होती रहती है और गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है। अब देखिए, इसका हल क्या निकाला उन्होंने। जब जो प्रमुख नेता थे उन्होंने बैठ के इसका हल निकालने की कोशिश की। हल क्या निकाला कि जो राष्ट्रपति है वो कैथोलिक समुदाय का होगा, जो प्रधानमंत्री है वो सुन्नी मुसलमान होगा, जो उप प्रधानमंत्री है वो ईसाई ऑर्थोडॉक्स होगा और जो सांसद है वो शिया मुसलमान होगा। तो अब खलील जो कि एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, उसे ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती, क्योंकि वो ये मानता है कि अगर चुनाव हो तो सभी को चुनाव लड़ने का हक हो और जिसे ज़्यादा सीट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए। क्योंकि अगर हम इस हिसाब से भी देखें कि उसके पिता तो ऑर्थोडॉक्स ईसाई है और माँ सुन्नी मुसलमान है, तो सुन्नी मुसलमान सिर्फ प्रधानमंत्री के पद तक ही रह सकता है और उसके पिता का धर्म देखें तो वो प्रधानमंत्री रह सकता है। तो खलील एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, वो बड़े पद पर जाना चाहता है। तो उसे ये बंटवारा जो सत्ता का किया गया वो उसे अच्छा नहीं लगता। वो ये कहता है कि जो जिस व्यक्ति को अधिक सीटें वोट मिले वो राष्ट्रपति बन जाए, ऐसा होना चाहिए। तो अब आपको ये बताना है कि अगर आप खलील की जगह होते तो क्या ये पुरानी व्यवस्था पसंद करते जिसमें विभिन्न पदों पर विभिन्न समुदायों को बंटवारा किया गया है, या आप भी खलील की तरह चुनाव में जिसे अधिक वोट मिले उसे राष्ट्रपति देखना चाहते हैं? तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं, सत्ता की साझेदारी के रूप देखते हैं। देखिए, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच में हो सकती है, विभिन्न स्तरों के बीच में हो सकती है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच हो सकती है, दबाव समूह और सामाजिक आंदोलनों के रूप में हो सकती है। तो आइए अब हम इन सभी को विस्तार से जानते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं सत्ता की साझेदारी का पहला रूप, जिसमें विभिन्न अंग हैं, जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में सत्ता का बंटवारा। अगर आप भारत में देखें तो भारत में सत्ता का बंटवारा इसी रूप में किया गया है। जो विधायिका है वो कानून बनाती है, जो कार्यपालिका है वो उन कानूनों को लागू करती है और न्यायपालिका न्याय करने का काम करती है। तो सभी की अपनी अपनी शक्तियाँ हैं, सभी उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कोई दूसरे की शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर सकता। तो ये तो एक तरह का स्तर हो गया जिस पे कि शक्तियों का बंटवारा किया गया है। इसे हम क्षैतिज वितरण भी कह सकते हैं। अब हम अगला देखते हैं, दूसरा रूप। जो दूसरा है उसमें सत्ता का बंटवारा विभिन्न स्तरों पर किया गया है। हाँ जी,
जो दूसरा स्तर है उसमें विभिन्न स्तरों में किया गया, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। तो हमारे भारत में यह रूप भी आपको देखने को मिलता है। इसमें केंद्र सरकार सबसे शक्तिशाली है और प्रांतों के पास अपनी शक्तियाँ हैं, लेकिन पूरे देश का जो संचालन है वो केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार की मदद से किया जाता है। अब हम तीसरा रूप देख लेते हैं। तीसरा है विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा, जैसे भाषा, धर्म के आधार पर हो सकता है। इस तरह की सरकारों को हम सामुदायिक सरकार भी कहते हैं। तो बेल्जियम इसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है। इसमें महिलाओं को, कमज़ोर वर्गों को, सभी को शासन में भागीदारी का मौका मिलता है। जो चौथा बंटवारा है वो है दबाव समूह या आंदोलन के रूप में। आपको याद होगा अन्ना हजारे जी का आंदोलन जो भ्रष्टाचार मिटाने के लिए चलाया गया। तो समय समय पर अपनी मांगों का सरकार पर दबाव बनाने के लिए अनेक तरह के आंदोलन चलाए जाते हैं। ये भी सत्ता में एक साझेदारी। अगर ऐसा ना हो तो कई बार सरकार पथभ्रष्ट भी हो सकती है। अब हम क्विज़ इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला मेरा आपसे प्रश्न है, 5 प्रश्न हमने पिछले भाग में देखे थे और 5 ही प्रश्न इस भाग में देखेंगे। बहुसंख्यक सिद्धांत के कारण किस देश में गृह युद्ध हुआ? फ्रांस, श्रीलंका, जर्मनी या फ्लेमिश? आपको इसका उत्तर बताना कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न चलते हैं। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? आस्लो, ब्रुसेल्स, टोक्यो या जेनेवा? अगला प्रश्न, कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? आपको बताना है कौन सा जातीय समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। फ्रांसीसी भाषी, डच, जर्मन या इंग्लिश? अगला प्रश्न आपका, श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? 1947, 48, 49 या 50? अगला प्रश्न, बेल्जियम में जर्मन भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या कितने प्रतिशत है? 10, 5, 3 या 1%? इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। चलिए यहीं पे हमारा ये लेसन आज ख़त्म होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।